नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना मॉक टेस्ट 6 देखेंगे। 5 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं और वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन रखे हैं और उसके अलावा मैंने सभी टॉपिक पे जो आपके 26 टॉपिक है ना, उनमें 38 वीडियो बनाए हैं जिसमें पूरा सिलेबस आपका टॉपिक वाइज कवर किया गया है। तो उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है, ऊर्जा का कितना प्रतिशत जिसे हर पौधे पर खिलाने के बाद एक शाकाहारी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है कि पौधों से जो शाकाहारी उन पौधों को खाते हैं तो उनमें कितना ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। तो 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। 10% रूल इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रस्तुतियों में से एक चरागाह पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम मूल्य मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष होने की उम्मीद है। ऑप्शन है आपके द्वितीयक उत्पादन, तृतीयक उत्पादन, सकल उत्पादन या शुद्ध उत्पादन। तो जो सबसे ज़्यादा मूल्य होता है सकल उत्पादन ना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के नीश NICHE बोलते हैं ना, वही लिखा है नीचे। ट्रॉफिक स्तर और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की विविधता को कहा जाता है। पोषण स्तर ना, उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। नीश और जो डिफरेंट इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, तो उनमें जो डाइवर्सिटी होती है उसको क्या बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक जटिलताओं का सही क्रम क्या है। मतलब कम जटिल से अधिक जटिल की ओर आपको जाना है। तो इसमें जो दिए गए हैं जीवमंडल, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और आला, तो इसमें सबसे कम जटिल है वो है आला, फिर समुदाय। आला मतलब ना, नीश जो होता है ना वही आप समझ लो। समुदाय, कम्युनिटी, फिर पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद जीवमंडल। जीवमंडल सबसे जटिल होता है तो आपका सबसे बाद में आएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सर्दियों में जो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है जो मेडिटेरेनियन सी से उठता है। बी ऑप्शन आपका सही। हिंदी में बोलते हैं उसको पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, सी ऑप्शन है बायोपॉलीमर, या डी है मेथेनॉल। बी ऑप्शन आपका सही है CFC। जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना, वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किए जाते थे। अब तो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट अभी आ गए हैं। फ्रिज और AC एयर कंडीशनर्स में यूज किए जाते थे पहले, अब इनका उपयोग काफ़ी कम हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है बोल रहा है। 1 नंबर है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को शॉर्ट में CDM बोलते हैं। दूसरा, नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। सी है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। और डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो सी है ना, बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सी सत्य नहीं है क्योंकि इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वन की देखभाल और साझा करें नीति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। आदिवासी लोग, वन समुदाय, ग्रामीण या JFMC, ज्वाइंट फॉरेस्ट JFMC, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इसको बोलते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ना आपका, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं, वन संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा, वन आधारित औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना, कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनावरण में 33% की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बी ऑप्शन दिया है ना कि अधिकतम करना औद्योगिक उत्पादन को, ये तो गलत है। और इसमें सी में बोल रहा है कि 33% की वृद्धि करना, ये आपको याद रखना है ना, ये भी गलत है। ए ऑप्शन आपका सही है, 33% करना है, 33% की वृद्धि करना नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय वन भूमि पर पूर्ण सरकारी एकाधिकार स्थापित किया था। तो अंग्रेजों के टाइम की बात बोल रहा है, तो किस अधिनियम ने जो वन थे ना उन पे सरकारी अधिकार को ना स्थापित किया था, वो था वन अधिकार अधिनियम 1878। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर कि किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये 1972 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 2017 से 31 के लिए भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, ये तो सही है। बी ऑप्शन है कि NWAP विशिष्ट है क्योंकि भारत ने पहली बार वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को स्वीकार किया है। तो जो तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है ना, उसमें पहली बार ये शामिल किया गया है कि जो वन्यजीव है ना उन पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको भी ध्यान दिया गया है। सी ऑप्शन है, ए और बी सही है। सी ऑप्शन है NWAP के 10 घटक हैं। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। NWAP के 10 घटक हैं, 10 घटक नहीं है, 5 घटक हैं इसके। तो आपका सी तो गलत है, ए और बी सही है। और डी ऑप्शन जो दिया है ना कि ए और बी दोनों, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने 2017 से 2031 के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया। तो ये JC काला समिति है ना, इसने तैयार किया था, ये इसके अध्यक्ष हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। 14 क्वेश्चन नंबर है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में था क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया है ना उत्तर प्रदेश से अब तो। अगला क्वेश्चन नंबर 15, थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिए गए हैं, तो आपको जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, यूपी के 14 जो हैं और इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मैंने आपको सब बता दिए, वीडियो में जाके आप देख सकते हो। जो थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केरल में पड़ता है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। ये तो सबको पता होगा, ये है सी ऑप्शन केबुलम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है मणिपुर में, लोकटक जो लेक है ना उसमें है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली, जो मोगली है ना बचपन से आप लोगों ने इसका कार्टून देखे होंगे, तो बोला कि मोगली जो चरित्र है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। तो ये पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ना मध्य प्रदेश में, उससे जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आरक्षित वन होते हैं शिकार के लिए आरक्षित, वाणिज्यिक शोषण के लिए आरक्षित और चराई के लिए प्रतिबंधित। जो सी ऑप्शन है स्थानीय उपयोग के लिए आरक्षित, डी औषधि जड़ी बूटियों को उगाने के लिए आरक्षित। तो इसमें है ना सभी ऑप्शन गलत लग रहे हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है ना इसमें यदि वाणिज्यिक शोषण से यहाँ पे लगा दिया जाए ना तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वाणिज्यिक शोषण के लिए आरक्षित का मतलब ऐसा है कि इनको वाणिज्यिक शोषण इन वनों का किया जा सकता है और चराई यहाँ पे प्रतिबंधित रहती है। 19 क्वेश्चन नंबर है, आरक्षित और संरक्षित वनों को कहा जाता है, तो इनको स्थायी वन संपदा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वन अधिनियम 1978, ये ऊपर आया था अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका। एक ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन का आंसर ये था। तो बोल रहा है कि इसके अनुसार निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ वन कहा जाता है। तो जो आरक्षित वन है ना उनको सर्वश्रेष्ठ वन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। वन विभाग द्वारा कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 जो है वो किस तरह के वन घोषित किया जाता है? तो ये आते हैं आपके संरक्षित वन में, सी ऑप्शन जो है सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो ये कच्छ की खाड़ी को घोषित किया है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? किसी भी विकासात्मक परियोजना की मंजूरी के दौरान पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से साइड चयन के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी है। मतलब कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है आपको तो उसकी दूरी क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10 किलोमीटर, इको सेंसिटिव जोन के क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। हाथी अभ्यारण्य हिमालय की दक्षिण तलहटी और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन है ना, यही सही है आपका, पूर्वी डुआर, क्योंकि जो काजीरंगा है ना ये तो आपका असम में पड़ जाता है और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आपका इसमें नहीं पड़ता है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी वो इससे पार होके जाती है। वायनाड जो है ना ये पड़ता है आपका केरल में, और मयूरभंज पड़ता है आपका, मयूरभंज उड़ीसा में शायद पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एलिफेंट रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये पेरियार जो पेरियार नहीं, नीलगिरी जो सी है ना, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व वो 3 राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए इनमें में से, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें जो बोर टाइगर रिजर्व सी ऑप्शन में दिया है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अधिनियम को गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। बी ऑप्शन है अधिनियम संरक्षित क्षेत्रों से आदिवासियों और अन्य वनवासियों के पुनर्वास का प्रावधान करता है। सी ऑप्शन है अधिनियम अवैध कटाई और वनों की कटाई के लिए दंड स्थापित करता है। और डी है अधिनियम वनों के असीमित व्यावसायिक दोहन की अनुमति देता है। ये ऑप्शन आपका डी है ना, जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी है ना वो निगेटिव है, तो गलत है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसकी धारा जो 25 है वो किससे संबंधित है? तो ये 25 संबंधित है आरक्षित वनों में पथों और जलधाराओं को रोकने की शक्ति। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन अधिकारों के उपार्जन पर रोक से संबंधित है? तो ये आपकी धारा 5, सी ऑप्शन आपका सही है। तो जो वो भारतीय वन अधिनियम है ना, इससे सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं और आपको डिटेल में इसको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि आपका वन उपज वाला टॉपिक, आरक्षित और संरक्षित वन, और एक ये भारतीय वन अधिनियम, ये सब, और वन बंदोबस्त, ये इस तरह के कई टॉपिक जो है ना वो सब इसी से कवर हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा कुछ मामलों में जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देती है? तो धारा जो 11 है ना वो अनुमति देती है, जब परमिशन लेके आप कुछ मामलों में शिकार किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है 30 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। जो COP 27 है इसका फोकस क्या है? पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला ऑप्शन ये दिया गया है, COP 21 के लक्ष्य को प्राप्त करना, C, A, B और दोनों, और D इनमें से कोई नहीं। तो जो C है ना वो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करना और COP 21 के लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विक जलवायु में निम्नलिखित में से किसका सकारात्मक
विकिरणकारी बल या तापन प्रभाव है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसमें सकारात्मक प्रभाव किसका है। ऑप्शन है क्षोभ मंडलीय ओजोन, समतापी मंडलीय ओजोन, सल्फेट एरोसोल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है ना, वो है वो जो ओजोन जो यूवी विकिरण से मतलब उसको अंदर नहीं आने देती है। जबकि जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है ना, वो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। और सल्फेट तो एरोसोल और सल्फर डाइऑक्साइड ये तो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है। वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना। यही ऑप्शन सही है ए। दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन बाकी जो दिए हैं। ऊर्जा उत्पादन की लागत में वृद्धि करना, ये गलत है। ऊर्जा की उपलब्धता को कम करना, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्न में से किससे उत्पन्न हुई है। सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। ए ऑप्शन आपका सही है। 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। कार्बन क्रेडिट क्या दर्शाता है। ऑप्शंस देखते हैं। कार्बन उत्पादों की बिक्री के दौरान दिए गए क्रेडिट, बी है निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की पात्रता, सी है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमेय मात्रा या सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्बन की मात्रा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है कि निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की पात्रता। फिर से कार्बन क्रेडिट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कंपनियों को पुरस्कृत करना, या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन के लिए कंपनियों को दंडित करना। सी ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, या डी है कंपनियों को जीवाश्म ईंधन पर स्विच करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। ए ऑप्शन आपका सही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कंपनियों को पुरस्कृत करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नमी संरक्षण विधि नहीं है। मल्च द्वारा, फसल चक्र, भूजल का पुनर्भरण या खाद फैलाना। जो सी ऑप्शन है ना वो आपका सही है। ये मृदा नमी की संरक्षण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है। शीत क्षरण, हवा का क्षरण, वर्षा बूंद क्षरण या इंद्रधनुषी क्षरण। तो डी है ना वो ये कोई मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित के साथ काम करते समय नमी का संरक्षण संभव नहीं है। छेनी हल, उपसतह, एमबी हल और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। तो जो एमबी हल है ना, मोल्ड बोर्ड हल, इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी की जुताई की जाती है। तो जुताई करने से ना नमी कम हो जाती है। तो ये नमी संरक्षण की भी नहीं है, ये तरीका है एक नमी संरक्षण का। अगला क्वेश्चन नंबर 40। मिट्टी और नमी संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय क्या हैं। वनों की सफाई और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण। सफाई वनों की करना ये नहीं है। सीढ़ीदार जुताई, समोच्च जुताई और आवरण फसल। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कृषि वानिकी के तत्वों या घटकों का मूल समूह है। तो जो एग्रोफॉरेस्ट्री होती है ना, उसके मूल समूहों में पेड़, जड़ी बूटियां और जानवर ये आते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 42 क्या बोल रहा है। कृषि वानिकी क्या है और इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं। ऑप्शन देखते हैं। कृषि वानिकी उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से पेड़ों और फसलों के एक साथ उगाने की प्रथा। यही ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है। वनीकरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन देखते हैं, वनीकरण उन क्षेत्रों में नए पेड़ लगाने की प्रक्रिया है जहां जंगल कम हो गए हैं। सही लग रहा है। दूसरे भी देख लेते हैं ऑप्शन। वनीकरण कृषि या शहरी विकास के लिए जगह बनाने के लिए वनों को काटने की प्रक्रिया, ये तो गलत है। वनीकरण मौजूदा वनों को मानवीय गतिविधियों से बचाने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। वनीकरण सौंदर्य प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में नए पेड़ लगाने की प्रक्रिया, ये नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक पौधों को उगाना कहलाता है। ये वनीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। 45 है, वन पारिस्थितिक तंत्र के कितने भाग होते हैं। घटक की बात कर रहा है, 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन प्रकार मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है। ये अजैविक घटकों पे निर्भर करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। 48 क्वेश्चन नंबर है, सदाबहार वनों में सूर्य का अधिकांश प्रकाश धरातल तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। हिमपात के कारण, ये तो सही नहीं है। कम तापमान के कारण, ये भी सही नहीं है। पेड़ों का एक दूसरे के साथ अतिव्यापन, कैनोपी बना लेते हैं ना, इस वजह से। 48 का सी ऑप्शन सही है। 49 है, वन द्वारा कटाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रवेश को कम करके, ये तो सही नहीं है। मिट्टी की सतह पर वर्षा के बल को कम करके, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि बरसात जो हो रही है ना, उसका मिट्टी पे कम फोर्स पड़े, यदि आराम से बहेगा तो पानी तो मिट्टी कटेगी नहीं, बी ऑप्शन सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश गैर कृषि गतिविधियों में कम मात्रा में अपेक्षित है। भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चा माल। तो ए ऑप्शन ही सही है आपका, भूमि। अगला क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है। तो गेहूं ही है पहले नंबर में, सेकंड नंबर में है चावल, ये ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति से, इनके क्वेश्चन का मतलब ये है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा बढ़ा गेहूं का, उसके बाद फिर चावल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 52 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता। तो जो रिजर्व बैंक है ना, RBI, वो सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता, सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। जहाँ पे जनसंख्या दबाव ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे किस तरह की खेती की जाती है। तो गहन निर्वाह खेती वहाँ पे की जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, शिकार रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो शिकार रिजर्व पता नहीं ये होता भी है कि नहीं, लेकिन यही लग रहा है क्योंकि बाकी तो संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55, हाल के दिनों में वनाच्छादन और वन्य जीव आवासों के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन, या दूसरा है वाणिज्यिक और आवासीय विकास के लिए वनों की कटाई और निवास स्थान का विनाश, तीसरा जंगल की आग और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं। तो जो मुख्य कारण है वो बी है, वाणिज्यिक और आवासीय विकास के लिए वनों की कटाई और निवास स्थान का विनाश, बी ऑप्शन आपका सही है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहा है? हमें अपने वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करने की आवश्यकता है। पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, जलीय जैव विविधता के रखरखाव के लिए, ताकि हम पौधे और पशु प्रजातियों को अधिक निकालने में सक्षम हो। इसका क्या मतलब है? ताकि हम पौधे और पशु प्रजातियों को अधिक निकालने में सक्षम हो। इसका इन्होंने डी ऑप्शन सही किया है। आप इसको अपने हिसाब से सही मान सकते हैं, आपको जो समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 57 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 की 1988 की क्या भूमिका है? वनोन्मूलन को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना, वनीकरण को प्रोत्साहित करना, वनों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ाना। तो डी तो गलत है, बी और सी में से आपका सी ऑप्शन सही है, वनीकरण को प्रोत्साहित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीवों के व्यावसायिक शोषण को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। वन्यजीवों के शिकार और शिकार को विनियमित करने के लिए, वन्यजीवों के अवैध शिकार को प्रोत्साहित करना, ये तो गलत है। वनोन्मूलन को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। बी ऑप्शन भी इसमें से सबसे सही लग रहा, लेकिन ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। मतलब उतना शिकार को रोकना होना चाहिए, शिकार को विनियमित करने से क्या मतलब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 59 पे। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की क्या भूमिका है? वनों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। वनों के उपयोग को विनियमित करना, वनोन्मूलन को प्रोत्साहित करना, बी तो मान लो पॉजिटिव है, लेकिन वनोन्मूलन को प्रोत्साहित करना ये तो कहीं से सही नहीं। वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करना, तो जो डी ऑप्शन है ना, ये सबसे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों के नियंत्रण को केंद्रीकृत करना, दूसरा ऑप्शन है समुदायों को उनके स्थानीय वनों पर नियंत्रण देना, वनों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन को बढ़ावा देना। सी और डी तो किसी तरह से नहीं सही है, बी ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 में। क्या बोल रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का मुख्य योगदान क्या है? इमारती लकड़ी और ईंधन लकड़ी का उत्पादन, पारिस्थितिक पर्यटन और मनोरंजन, जैव विविधता संरक्षण, तो ये सभी है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर है सी, 27%। अगला क्वेश्चन नंबर 63, भारत की अर्थव्यवस्था में वन आधारित उद्योगों का क्या महत्व है? ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बाकी बी सी डी ये दिए गए हैं। वे रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं, वे अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, वे देश की निर्यात आय में योगदान करते हैं। तो ये सब तीनों सही लग रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्या बोल रहा है? वन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कैसे योगदान देता है? सीधे वन उत्पादों की बिक्री के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से, दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन का सही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, भारत में जलवायु परिवर्तन के समन में वनों की क्या भूमिका है? मतलब जलवायु परिवर्तन को कम जो है ना उसको कम करने में। वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ये तो सही है। वन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं,
ये भी सही है, तो आपका सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पौधरोपण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? वन आवरण को बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को कम करना। तो जो पौधारोपण अभियान है ना, उसका मुख्य लक्ष्य है वन आवरण को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन नंबर 67, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पौधरोपण कार्य योजना का एक प्रमुख घटक है? वन रोपण, वनीकरण, ए बी दोनों और दोनों नहीं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पौधरोपण कार्य योजना के कार्यान्वयन में कौन सा संगठन शामिल है? वन विभाग, निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन या उपरोक्त सभी? तो ये सब शामिल है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पौधरोपण कार्य योजना में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है? वे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, वे पेड़ लगाने और रखरखाव में भाग लेते हैं? तो वित्तीय सहायता तो प्रदान करते नहीं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, पौधरोपण कार्य योजना भारत के सतत विकास में कैसे योगदान करती है? पर्यावरण में सुधार करके और प्रदूषण को कम करके, आजीविका के अवसर प्रदान करके, गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम करके। तो जो ये है ना, ये सब सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय पर्यावरण में वनों की क्या भूमिका है? मृदा अपरदन नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु विनियमन। ये तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला 72, भारत में वनों और उसके आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, शिकार करना और इकट्ठा करना, वन आधारित आजीविका या औद्योगिक गतिविधियां? तो वन आधारित आजीविका ना, ये सही है। वैसे शिकार करना और इकट्ठा करना मतलब वन उत्पाद जो है ना उनको इकट्ठा करते हैं और कुछ जीवों का ही शिकार भी करते हैं। तो बी भी वैसे सही लग रहा है, लेकिन वन आधारित है ना आजीविका, सी आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, क्या बोल रहा है? भारत में जल विज्ञान चक्र, वाटर साइकिल की बात कर रहा है, इसको विनियमित करने में वनों का क्या महत्व है? वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वे पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं, वे बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं, क्या उपरोक्त सभी? तो ये डी ऑप्शन आपका सही है, ये सब। अगला है 74, भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य देश में वन आवरण को बढ़ाना और वन प्रबंधन में सुधार करना है? तो ग्रीन इंडिया मिशन, जो ए ऑप्शन है ना, यही सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गैर कास्ट वन उपज नहीं है? बांस, चंदन, सागौन, साल के बीज। तो वैसे ना इस क्वेश्चन में भी अब बांस को भी हटा दिया गया है पेड़ों की कैटेगरी से, तो ये भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। बोला नहीं है, इन्होंने वैसे बी को बोला है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की जा रही है। हाँ, तो नॉन टिम्बर में बांस तो आ गया, चंदन में हम तो नॉन टिम्बर में नहीं आता है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जंगलों में पाया जाने वाला औषधीय पौधा नहीं है? तो जो ओक है ना वो नहीं पाया जाता है, बाकी नीम, तुलसी, हल्दी ये सब पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, तो ये किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यहीं पे पाई जाती हैं। 77 का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारत में वन प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा और संरक्षण के लिए,
लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना या कार्बन को उत्सर्जन को कम करना। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन प्रमाणन का प्रकार नहीं है? एफएससी और पीईएफसी दोनों हैं, वर्षा वन गठबंधन ना ये कोई नहीं है, एक ये कोई वन प्रमाणन का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। भारत में वन प्रमाणन के क्या लाभ हैं? प्रमाणित लकड़ी के उत्पादों की बढ़ती मांग, वन उद्योग की बेहतर सार्वजनिक स्थिति, उन्नत वन प्रबंधन तक पद्धतियाँ या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, वन प्रमाणन के ये सभी लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है, वन प्रबंधन के लिए भारत में मान्यता प्राप्त प्राथमिक प्रमाणीकरण योजना क्या है? तो भारत में ना सबसे ज़्यादा जो पीईएफसी है ना ये मान्यता प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? आवास हानि, वन्यजीव क्षेत्रों में मानव विस्तार, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। मानव वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण, वन्यजीव क्षेत्रों में मानव विस्तार, जलवायु परिवर्तन, आवास हानि। तो ए और बी है ना वो मुझे ज़्यादा सही लग रहे हैं, इन्होंने वैसे बी ऑप्शन को सही माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष में सर्वाधिक प्रभावित प्रजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रभावित तो यहाँ पे हाथी होते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं, भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, वन्य जीवों का पुनर्वास, वन्य जीव आबादी में कमी, संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि, समुदायों के लिए शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? वन्य जीवों से होने वाली फसल की क्षति, फसल की हानि मतलब को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, भौतिक बाधाओं का उपयोग, बिजली की बाढ़ का उपयोग या उपरोक्त सभी। तो बी ऑप्शन सबसे सटीक है, भौतिक बाधाएं आप लगाओगे तो वन्यजीव नहीं पहुंच पाएंगे मानव आबादी के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 86, मानव वन्यजीव संघर्ष भारत में स्थानीय समुदायों को कैसे प्रभावित करता है? फसलों और संपत्ति का नुकसान, मानव जीवन के लिए जोखिम में वृद्धि, पर्यटन क्षमता में कमी या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन है ना सही है। भारत में वनपाल का मुख्य कर्तव्य क्या है? वन्य जीवों की रक्षा, वनों का संरक्षण, वाणिज्यिक इमारती लकड़ी का प्रबंधन। वन्य जीवों की रक्षा करना, वनों का संरक्षण, वाणिज्यिक इमारती लकड़ी का प्रबंधन। बी ऑप्शन आप इसको मान लीजिए ज़्यादा सटीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनपाल का अधिकार है? वानिकी नीतियों को लागू करना, वन सर्वेक्षण करना, जंगल की आग को नियंत्रित करना। डी ऑप्शन इसका सही है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, वन में अवैध गतिविधियों के संबंध में वनपाल की क्या जिम्मेदारी है? उन्हें अनदेखा करना, ये तो गलत। उन्हें उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, भारत में वन अग्नि प्रबंधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वनपाल का कर्तव्य है? जंगल की आग को रोकना, जंगल में आग लगाना, आग को जलने देना, आग को बुझाना। जंगल की आग को रोकना, ए ऑप्शन आपका सही है। 91 क्वेश्चन नंबर क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण में भारत में वनपाल की क्या भूमिका है? वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीवों का शिकार करना, उपेक्षा करना। सी और डी तो सेम है, वन्य जीवन की उपेक्षा करना। ए ऑप्शन आपका सही है, वन्य जीवों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980
में वन सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? वन भूमि के व्युपवर्तन के प्रस्तावों को अनुमोदित करना, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिनियम को लागू करने के, वन संरक्षण से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ये सलाहकार समिति वन संरक्षण से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, भारत में वन अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, यही ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है ऑप्शन वन संसाधनों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना, ये गलत है। देश में वन आवरण की सीमा को बढ़ावा देना, ये वन अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है? गैर वन उद्देश्य के लिए भूमि के परिवर्तन को विनियमित करना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? भारत में राजस्व अभिलेखों में वन भूमि में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, स्वामित्व का हस्तांतरण, अतिक्रमण, भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो बी ऑप्शन आपका सही है, स्वामित्व का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्या होता है जब एक भूमि रिकॉर्ड को राजस्व रिकॉर्ड में, वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है? स्वामित्व में परिवर्तन दर्ज किया जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा स्वामित्व का हस्तांतरण, तो 95 का ए सही है। 96 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार द्वारा जंगल की आग को रोकने के लिए प्राथमिक उपाय क्या है? वनीकरण, आग प्रतिरोधी वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन उपाय या वन अधिकारियों द्वारा गश्त में वृद्धि। सी ऑप्शन है ना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? भारत में वनाग्नि को रोकने में वन विभाग की क्या भूमिका है? अग्निशमन उपकरण प्रदान करना, अग्नि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, वनाग्नि से संबंधित कानूनों और नियमों को लागू करना, या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इकोटोन क्या है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा, दो जीवों के बीच की सीमा, दो प्राकृतिक वास के बीच की सीमा, या विकासशील समुदायों के बीच की सीमा। तो ये है ए ऑप्शन, दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की सीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? जलवायु संरक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वनोन्मूलन को बढ़ाना, ये तो गलत है, औद्योगिकरण को बढ़ाना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ये तो निगेटिव है, तो अपने आप ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, वनोन्मूलन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, या औद्योगिकरण। तो सी ऑप्शन है ना, ग्रीन हाउस गैस का जो गैसों का जो उत्सर्जन है ना, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन में ना सबसे ज़्यादा यही कारक है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 6 आपके मॉक टेस्ट हो गए, इसके बाद 4 और हैं, वो अगले 4 दिन में करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।